आपको लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे से काम कर रही है? इलेक्शन कमीशन नई बात क्या भाई, आरोप तो खुला है कांग्रेस का। और मैंने कहा ना, बिहेवियर बदल गया। आप छोड़िए, निष्पक्षता की बात छोड़ दीजिए। जो एटलीस्ट कर्टसी होती है, कर्टसी होती है, वो बदल गई है। आप कल्पना कीजिए, फैसला तो जज क्या देता है या इलेक्शन कमीशन क्या देता है उसके ऊपर है, उसको मानना ही पड़ता सब लोगों को, चाहे मजबूरी मानो चाहे वो स्वीकार करो। परंतु व्यवहार जो मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का, चीटियों का जवाब जो वापस आता है खड़गे साहब के पास में या राहुल जी के पास में या सोनिया जी के पास में, या वो जो बोलते हैं मीटिंग में जाते हैं, अभी दुर्व्यवहार किया गया जो दिल्ली गया पिछली बार, उसके हिसाब से दुर्व्यवहार जो है ना, वो तो बाहर के बोले भी है कि हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। और मैं भी एक जगह एक बार गया तो मैंने उस दिन महसूस किया, मैंने तो खाली महसूस किया, और इन्होंने तो व्यवहार भुगत के आए ही लोग। तो तरीका है क्या इलेक्शन कमीशन को अपना? भाई जुडिशरी में क्या कहते हैं, न्याय जो खाली दिखना भी चाहिए, खाली होना ही नहीं चाहिए। इनको चाहिए कम से कम न्याय दिखाओ तो सही। तो रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता कैसे? तो पब्लिक ही रास्ता निकालेगी सर, अमित शाह जी ने तो पब्लिक रास्ता निकाल सकती है। पब्लिक का कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमन सेंस, रॉबस्ट कॉमन सेंस। पढ़े लिखे कम हो सकते हैं लोग ये देश के अंदर, अनपढ़ भी हो सकते हैं, पर गॉड गिफ्ट उनको है कि उनका जो रॉबस्ट कॉमन सेंस सोचने का अकल होशियारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब घर बेचते थे इंदिरा जी के वक्त में पूरी कांग्रेस साफ हो गई थी, इंदिरा जी खुद ही चुनाव हार गई थी। आंधी चली 2.5 साल के अंदर इंदिरा जी की। दोनों उदाहरण देख लीजिए, जब हराया सबको, वो उदाहरण 2.5 साल में आंधी चली इंदिरा गांधी की भी 2.5 साल में कैसे चल गई? जिनको आपने घर बिठा दिया हो 2.5 साल में, लोग कहते हैं गया हुआ राज वापस कभी नहीं आएगा। वो राज आपके 2.5 साल वापस आ गया। हम लोग सब MP उस वक्त बने थे 45 साल पहले, और इंदिरा गांधी का आंधी चली थी देश के अंदर, फिर वो शहीद हो गए देश के लिए। कहीं बोलते ही लोग राजीव गांधी शहीद हो गए या इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये हमारी उपलब्धि है। वो इतिहास का जो याद नहीं करती वर्तमान सरकार, जो लोग इतिहास को भुला देते हैं वो खुद कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं। ये मेरा मानना है। सर, अमित शाह जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने तो ये लोगों को झूठ बोलना बंद करे, जुमलेबाजी बंद करे। जवाब इसका दे कि वो पहलगाम में जो घटना हुई उसमें चूक काम हुई, कितने लोगों ने सजा दी है उसके लिए। हमारे तो मुख्यमंत्री इस्तीफे हो गए, गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफा हो गया बम्बई के अंदर, जबकि सभी आतंकवादियों को मार दिया गया उसी वक्त, एक कुछ छोड़ के। एक बच गया था, उसको फांसी मिली बाद में। इनको पूछा आपने, जो घटना इतनी बड़ी घटित हो गई है, आप जिम्मेवारी ले नहीं रहे हो, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, बता दीजिए आप। इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई नहीं, जांच तक नहीं बैठा पाए आप ढंग से, जांच हो नहीं पाई। और इसलिए अखिल यादव ने ठीक कहा कि भाई आज पार्लियामेंट शुरू हो रही है, कल ही एनकाउंटर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं आपने इमीडिएटली भाग के लगे वो लोग इतने महीने? तो ये तमाम क्वेश्चन मार्क करते हैं। मगर वो कह रहे 30 साल तक कांग्रेस नहीं आएगी सत्ता में। अरे छोड़िए, वो तो इसे वो और क्या कहेंगे वो लोग, इनके देखते हुए सत्ता में आएगी। भगवान सबको लंबी उम्र दे लोगों को। जैसे एक बार भगत सिंह ने कह दिया था, मेरे जीते जी कांग्रेस सत्ता में नहीं आने दूंगा। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मैं कहा भगत सिंह जी आपके जीते जी कांग्रेस सत्ता में आएगी, भगवान आपको लंबी उम्र दे। और आज हमारा शासन आप देखो, सहयोग से 8 महीने बाद मैं खुद ही मुख्यमंत्री बन गया। ये बात मैंने भगत सिंह जी को हाउस में सुनाई थी। इसलिए अमित शाह जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप देखिए कि अगली बार देखिए आप चुनाव आ रहे हैं, अभी आपकी स्थिति खराब हो गई, 240 में आप आ गए हो, आपकी सरकार नहीं बनी है, आपका गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट नहीं है। जो आप पत्रकार वो भी जानते होंगे, सीरियल लोग भी जानते हैं, जब से मैंने राजनीति शुरू करी NH से, वो दिन आज दिन, अभी जो मैं एक्टिव हूँ ना, उसी जगह में एक्टिव रहा हमेशा, चाहे मैं सत्ता में रहा या नहीं रहा। ये मेरी फितरत के अंदर है, जनता की सेवा करना, उनकी समस्या सुनना,
हल करने का प्रयास करना, ये मेरी फितरत के अंदर है, ये मेरी आदत में है कि मैं सत्ता में रहूँ या नहीं रहूँ, हमेशा मैंने मतलब जनता से संपर्क रखा है। तो इसलिए आज भी जयपुर में लोग 100-200 लोग आते पर डे घर पे, तो इसलिए आते उनको मालूम भाई मैं उनकी बात सुनूंगा, समझूंगा। फिर कांग्रेस में बेचैनी क्यों है आपका? कोई बेचैनी नहीं, कांग्रेस में क्यों बेचैनी होगी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या बीजेपी का हो, वो बेचैन क्यों होंगे? बेचैन क्यों होंगे? उनको खुशी है कि भाई हमारे नेता लोग सब द्वारा कर रहे हैं, इसमें क्या बात है? तो सचिन पायलट से दूरियां खत्म होगी, ये माना है। ये मीडिया वालों को मैं कहना चाहूँगा, कृपा करके हमारे पर कृपा रखो, कोई दूरियां नहीं है, सब समाप्त हो चुकी है। अब अगर आप लोग बोलोगे तो मैं समझूंगा मीडिया के ऊपर से। सर 2 दिन से आप बीकानेर हमारे हिसाब से कोई दूरियां नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं राजस्थान के अंदर। सर 2 दिन से अब अगर आप बोलते हो गुटबाजी है तो ये पूरा दोष मैं आपको दूंगा। ये कहते हैं। सर 2 दिन से आप बीकानेर में हैं, इतने सारे पोस्टर शहर में लगे हुए हैं, लेकिन अशोक गहलोत के अलावा कहीं भी सचिन पायलट की कोई फोटो तक भी नहीं लगी है, तो क्या माना जाए? ये छोटी बातें मत करो, कोई जगह मेरे नहीं लगते हैं क्या? मैं लोगों नहीं लगते हैं, मैं कहता हूँ उल्टा, मैं तो यार इतने पोस्टर जिंदगी में लग गए हैं, नहीं लगे तो क्या फर्क पड़ जाता है? ये बातें छोड़ो। कोई कार्यकर्ता है, कोई किसी का फोटो लगा दे, किसी का नहीं लगा है, तो ये फोटो को मैं चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो सर चौथी बार के लिए सचिन पायलट आपके नाम पे सहमत हो जाएंगे? आपकी ही पकड़ है, ये माना जाए? मारवाड़ में कांग्रेस में आज भी अशोक गहलोत की ही पकड़ है। देखिए, मारवाड़ और मेवाड़ हमारी चुनौती है। बीकानेर संभाग में जो पहले स्थिति थी, समझा, उसमें हम कमजोर हुए हैं। बीकानेर डिवीजन में भी, मारवाड़ में भी, मेवाड़ में भी, सभी जगह थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। अभी चुनाव में हमने देख लिया, अब हम मेरी भरपाई करेंगे। बीकानेर के अंदर भी हमारा कल्ला साहब बैठे थे, सीनियर नेता है, हम लोग सब आएंगे आपको बार बार। बीकानेर संभाग में भी जाएंगे, राजस्थान भर में घूमेंगे और जनता को समझाएंगे कि आपका जिंदगी, बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य काम पर है। मेरे हिसाब से भविष्य जो संविधान है उनको बचाने के अंदर है, उनका भविष्य लोकतंत्र को बचाने के अंदर है, जो खतरे में अभी है, संविधान भी और लोकतंत्र भी। और इसलिए कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका मूल आधार जो प्रेमबल है आपका, संविधान का प्रेमबल, उसको सबको पढ़ना चाहिए। मैं बार बार, कल मैंने हर भाषण में कहा है, हर घर में प्रेमबल लगा दो उसको, बच्चे पढ़े उसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चे समझे, बच्चे बड़े होंगे तो उनके संस्कार और उनको भावना होगी, कानून की रक्षा करने की होगी, कानून के राज स्थापित रहे उसकी होगी, और वो उसमें सब बातें आ जाती है, समानता आ जाती है, सब बातें, सोशल सिक्योरिटी आती है। संविधान की मूल भावना हर व्यक्ति को, हर नागरिक को पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। मेरा आह्वान है उनसे। हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं, दुनिया हमारे साथ नहीं। इंडो पाक ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो खाली आपका जो पाकिस्तान को सहयोग करने वाले कौन थे? चाइना खोल के था, तुर्की खुल के था, अल्बानिया कोई नाम कंट्री का वो था, और रशिया चुप था। तो उनको भी थोड़ा फील हुआ होगा जो हमारी विदेश नीति में कुछ डाइवर्शन हो रहा होगा, मेरा अंदाज है। ये नौबत क्यों बनी? अमेरिका तो पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैं शॉर्ट में ही करना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मेरा जो अनुभव है कि ये जो ट्रम्प ने बहाना बनाया है, अब देखते हैं 7 दिन या जो कह रहे हैं अभी नेगोशिएशन चल रहा है, मैंने सुना है, तो उसके बाद में क्या परिणाम निकलते उस पर डिपेंड करेगा। भारत सरकार भी अपनी पॉलिसी बनाए कि नहीं, जहाँ से ड्यूटी कम होगी उन मुल्कों का सहयोग लेगी, पर एक राहुल तरीका निकालेंगे जो कि कॉम्पेंसेट कैसे हो सके। डिपेंड करता है भारत सरकार पर, हमारे ऊपर नहीं करता है। पर राहुल गांधी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पहले ही कहते नजर आए थे कि अब ट्रम्प दबाएंगे इनको। ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी खासियत है, चाहे कोरोना आया हो तब से लगा कि मैं आज तक देख रहा हूँ, गलवान में जो कब्जा कर लिया चाइना का, तब से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी हर चीज को एडवांस में सरकार को आगाह कर रहे हैं। जो हमारी विपक्ष की भूमिका है वो भूमिका है। अब उसके बाद में भी अगर ये नहीं समझे
तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। अभी तो पार्टी का स्टैंड आपको मालूम ही है। अभी तो कंफ्यूजन चल रहा है, ये खुद ही कंफ्यूज हैं। ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो इनको पूरा जो है नक्शा पहले अभी तो बताया नहीं देश को। खाली ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, बड़ी चालाकी से आरएसएस को आगे करके उनके जो अलग अलग संगठन हैं, इवन जो उनका जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, जिनका दखल बनाया आरएसएस ने, उन सबके माध्यम से, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कह रहा हूँ आपको, कि ये तमाम मुल्क में तमाम लोगों को पहले पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं। देखा है, समझा है और सुना है, ये मैं कह सकता हूँ। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं की आपकी सरकार की बहुत बात होती रही है। पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। जो मानवता के लिए सही बात थी, ये तो नहीं था कि इलाज फ्री मिलेगा तो खाली कांग्रेस वालों को मिलेगा। ये तो नहीं था। इलाज कोई पार्टी का हो, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, इलाज तो पब्लिक के लिए था। शानदार योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देश के हर राज्यों में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है पहली बार। ऐसा देखने खाली स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कई योजनाओं की। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए। इस गवर्नमेंट का रुतबा तब अच्छा होता, ये गवर्नमेंट और हमारी कामों को बंद करने की बजाय नाम बदल दो। जैसे मैंने कल कहा, वो अन्नपूर्णा किट था, वो आते ही सरकार बंद कर दिया। मैंने कहा उसका नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, बंद क्यों किया आपने? अगर सरकार फोटो लगी हुई थी, अशोक फोटो थी, तो अशोक गहलोत की फोटो हटा दो और पंडित भजनलाल की फोटो लगा दो। यही तो मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता? फोटो हट जाती, भजनलाल जी लग जाती, स्कीम चलती गरीबों के लिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जो सरकार इस स्तर में जा सकती है, उस सरकार से क्या उम्मीद करे प्रदेशवासी? चाहे स्वास्थ्य योजना हो, चाहे पेंशन का, मैंने सुना 20-30 लाख नाम काटने की योजना बना रहे लोग। सब जगह ये जो है पेमेंट कर नहीं पा रहे। पूरी इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरकार में हाहाकार मचा हुआ है। हर विभाग के अंदर कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। खाली बजट की घोषणा जो है खाली कागजों के अंदर वो है, कागजों में है, लागू कोई हो नहीं रहे। हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमने जो घोषणा करी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। इस बार जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुआ स्कीमों का, कोई सोच नहीं सकता। बिल्डिंग बनने लग गई बड़ी बड़ी, और तो और वो आईपी टावर बन रहा है दिल्ली, जयपुर के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन गया, आरआईसी बन गई, गांधी जी के म्यूजियम बन गए। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सारे राजस्थान भर में हमारी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ जोधपुर के अंदर स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बताएं आपको। और कोटा में रिवर फ्रंट बना है, पूरे देश में कहीं नहीं है ऐसा रिवर फ्रंट। पार्क बना वहाँ पे, ऐसा पार्क बहुत शानदार पार्क। पर भजनलाल जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ ट्वीट करते हैं इन सब के बावजूद। वो जब भी बोलते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं तो। वो कहते हैं, आप पंडित पे बड़ा जोर देते हैं सर, जब भजनलाल जी की बात करते हैं तो पंडित भजनलाल कहते हैं। तो उनको इतना नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है, उनका तरीका आज के बदल गया है। पहले उनका रिश्ता निष्पक्ष होता था सब पार्टी के साथ में, बात करने का एक लहजा अलग होता था। मैं खुद भी गया हूँ एक बार इलेक्शन कमीशन के अंदर। इनके इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है या जो अन्य लोग भी होंगे, इनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये खतरा है। हम बार बार कहते हैं देश में डेमोक्रेसी को खतरा है। क्यों कहते हैं? संविधान को बचाओ कि नारा क्यों लगाते हैं राहुल गांधी? इन्हीं बातों में लगाते हैं। जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब के दबाव के अंदर। आईटी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आपका ईडी, क्या है, क्या हो रहा है? कल ही आंकड़े आए वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, चौंकाने वाले। आप पढ़ना उनको। पहले आंकड़े आए थे 193 केसेस दर्ज किए, 2 प्रूफ हुए, कितने छापे डाले होंगे। कल आंकड़े आए 500 से अधिक के, पता नहीं, वो मैं अभी पढ़ नहीं पाया पूरा। तो पार्लियामेंट के आंकड़े ही दो। तो क्या हो रहा देश के अंदर?